हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। आज हम अपना सीएमए इंटरमीडिएट का 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, आईएफओएस। मैंने आपको बोला था ये 5 हेड्स होते हैं आपके टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। आपकी जो टोटल इनकम है इन 5 हेड्स में से किसी एक हेड में जाती है। तो आज हम उसमें से वन ऑफ द हेड पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी। सबसे ईजी हेड है। आपके जो 5 हेड्स है ना, आपके जो 5 हेड्स है ना, उसमें से सबसे सिंपल हेड यही है। कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सैलरी, ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ये जो 2 हेड है ना, हाउस प्रॉपर्टी एंड आईएफओएस, ये सबसे सिंपल हेड्स हैं आपके। बहुत ही ईजी हेड्स हैं, एकदम सिंपल स्मूथली अपने आप क्वेश्चन बनते जाते हैं। और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। जब मैंने आपको एनालिसिस दिखाया था दिसंबर 2023 का, तो उसमें भी हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया ही हुआ था। हर अटेम्प्ट में हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता ही है। आप पिछले ईयर के कोई भी क्वेश्चन खोल के देख लो, मैं आपको इसका पीवाईक्यू भी शेयर करूँगी, मैंने बना रखे हैं, उसमें भी देखना हर अटेम्प्ट में आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे सेक्शन 22, दैट इज़ चार्जेबिलिटी सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन किसी भी चीज़ का फर्स्ट सेक्शन, किसी भी हेड का फर्स्ट सेक्शन आपको उसकी चार्जेबिलिटी के बारे में ही बताएगा कि मतलब कि ये जो सेक्शन है किस किस एरिया में लगता है, क्या एप्लीकेबिलिटीज़ हैं, कौन सी सिचुएशन में ये सेक्शन चार्ज होगा, उसके रिलेटेड आपको ये डिटेल्स बताएगा। अभी मैं आपको ये सेक्शन पढ़ के बता दूंगी, मैं अभी से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इसका एनालिसिस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा है सेक्शन 22 का। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 22 आखिरकार बोल क्या रहा है। एज पर सेक्शन 22, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग or land appertaining thereto, of which assessee is the owner, other than such portion of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, shall be to income tax under the head income from house property। अब इसके एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सबसे पहले इससे क्या आप समझ रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी में ना कभी भी आपका रेंट टैक्सेबल नहीं होता है। आप क्या सोचोगे कि आपको जो आपकी ये प्रॉपर्टी है, हाउस है आपका, लेट्स से ये है आपका हाउस, आपने इस हाउस को रेंट पे दिया, आपको यहाँ से रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी इनकम हुई, ये आपकी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी में आपके जो घर की एनुअल वैल्यू होती है ना, वो टैक्सेबल होती है। अब मैम ये एनुअल वैल्यू क्या होती है, तो वो तो हम इसी में निकालना सीखेंगे ना कि एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो आपके माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी में आपका रेंट टैक्सेबल होता है, रेंट टैक्सेबल कभी नहीं होता है। घर की आपकी जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होती है। कैसे आती है एनुअल वैल्यू, वो सब हम आगे समझेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। अब क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के आने के लिए सबसे पहले आपके पास लैंड होनी चाहिए, और उस लैंड के अपरटेनेंट मतलब उसके साथ अटैच होनी चाहिए कोई बिल्डिंग, ठीक है। ये देखो मेरे पास ये सिंपल लैंड है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी? नहीं जाएगी ये हाउस प्रॉपर्टी में। इस लैंड के ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बिल्डिंग ही होनी चाहिए, सिर्फ कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा इसके ऊपर। जैसे कि स्विमिंग पूल्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स के ऊपर ये लैंड है, इसके ऊपर आप छोटी छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हो ना, ये छोटी छोटी सी है ना, फिर इसमें बीच में पानी आ जाता है, छोटी छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि छत पड़ी होनी चाहिए, रूफ़ ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ज़रूरी क्या है कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ होना चाहिए। अब कई बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि मैम मैंने ना लैंड के ऊपर वैसे ही एक खाली दीवार खड़ी कर दी है, तो हो गया कंस्ट्रक्शन, अब इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन आपकी लैंड को रेंट पे देने के पर्पज़ के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। जैसे आपको स्विमिंग पूल बनाना है, तो स्विमिंग पूल के लिए ये छोटी छोटी दीवारें खड़ी होती हैं, बट स्विमिंग पूल बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, दीवार बनाना ज़रूरी है ना, इतनी ही दीवार। अब स्विमिंग पूल पे छत थोड़ी होती है, तो उसके लिए ये दीवार ज़रूरी थी, तो ये कंस्ट्रक्शन भी आपके हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है। रूफ होना ज़रूरी नहीं है। अभी आपको सोचो शेड बनाना है, हाउस आपने अपनी लैंड के ऊपर, लेट्स से कि आपने अपनी कार पार्किंग के लिए बनाना था, तो आपने उसके ऊपर रूफ नहीं लगाई, दीवारें खड़ी कर दी कि कार सेफ रहे, तो वो भी आपका कंस्ट्रक्शन में आपका हाउस प्रॉपर्टी में आएगा,
ठीक है, ऑफ विच असेसी इज़ द ओनर। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप ना उस बिल्डिंग के ओनर होने चाहिए, जो आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है ना उसके ओनर होने चाहिए। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप लैंड के ओनर हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है ना, लैंड मैंने लीज़ पे ली है और उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बना के रखी है, तो वो बिल्डिंग की ओनरशिप मेरे पास होनी चाहिए, उसकी लैंड की ओनरशिप होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे एक और बात निकल के आती है, ये जो हमने लाइन पढ़ी ना, विच असेसी इज़ द ओनर, मतलब कि असेसी ओनर होना चाहिए, तभी आपकी जो रेंट की इनकम है या एनुअल वैल्यू है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अदरवाइज़ आपकी वो जो इनकम है ना, वो इनकम आपकी IFOS में चली जाएगी। जब ये देखो ये एक पर्सन है, इसके पास ये बिल्डिंग थी, ठीक है, ये बिल्डिंग इसने अनदर पर्सन को रेंट पे दे दी, ठीक है। अरे यार, ये देखो, ये राम है हमारे पास, इसके पास बिल्डिंग थी, इसने ये बिल्डिंग शाम को रेंट पे दे दी, ठीक है। अब शाम के पास बिल्डिंग आ गई, शाम ने क्या किया कि ये ना एक प्रॉपर्टी डीलर है, मतलब कि इसका ना काम है कि ये बिल्डिंग रेंट पे लोगों को देता है, ये बिल्डिंग में फ्लैट है ना, लोगों को रेंट पे देता है। शाम ने आगे फर्दर लोगों को, कितने सारे लोगों को ये रेंट पे दिए, तो अब ये जो शाम को रेंटल इनकम आ रही है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि जो शाम है वो बिल्डिंग का ओनर नहीं है, ठीक है। और दूसरा केस देखो, राम है, इसके पास लैंड है, ठीक है, ये लैंड है इसके पास, इसने ये लैंड दे दी शाम को रेंट पे, शाम को रेंट पे लैंड मिल गई। शाम ने क्या किया, उस लैंड के ऊपर उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। फिर उसने ये बिल्डिंग लोगों को रेंट पे दे दी, जैसे होते हैं ना रेंट पे फ्लैट दिए जाते हैं, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट रेंट पे दिए जाते हैं, वैसे ये उसने फ्लैट रेंट पे दे दिए लोगों को। तो ये जो लोगों से शाम को रेंट आ रहा है, क्या ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? जी हाँ, जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग की ओनरशिप शाम के पास है, लैंड की जिसके भी पास हो फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपने बिल्डिंग बनाई है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया है ना, उसकी ओनरशिप आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। other than such portion of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him shall be। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है बट आप उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हो, मतलब कि आपका बिजनेस है कि, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप वो हाउस प्रॉपर्टी को ना अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। हाँ, इसमें एग्जांपल आ गई मुझे कि ये है राम, ठीक है, ये है एम्प्लॉयर, ओके। इसने ना शाम को रेंट पे दिया, क्या दिया रेंट पे? हाउस दिया। कौन है शाम? ये एम्प्लॉई है शाम, ठीक है, राम का एम्प्लॉई है शाम, ठीक है। इनका एक बिजनेस था, इन्होंने क्या, राम ने ना जब रिक्रूटमेंट करनी थी ना, तो शाम ने इंटरव्यू दिया, तो शाम का ना राम को बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारी कंपनी में होना चाहिए। शाम ने बोला बट मेरे को ना एक दिक्कत है, मेरे पास, मैं अपने घर से यहाँ पे बड़ी दूर आया हूँ, मेरे पास घर नहीं है, तो मैं रहूँगा कहाँ पे? तो राम ने बोला तो टेंशन मत ले, मेरे पास एक खाली हाउस पड़ा हुआ है, वो मैं तेरे को रेंट पे दे दूँगा। तो ये राम के पास है तो हाउस ही, ऑनरशिप भी है, उसने रेंट पे भी दिया है, बट ये जो उसने दिया है उसे रेंट पे, उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए दिया है ना। तो इस केस में ये इनकम भी आपके हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकती। अगर आप ये अपना हाउस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो उस केस में वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। यही बोल रहा था सेक्शन 22। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, सेक्शन 22 ने क्या बोला, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 22। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। सबसे पहली बात तो वही, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है, रेंट टैक्सेबल नहीं होता है। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड लैंड अटैच्ड टू द यहाँ पे थोड़ी लाइन गलत हो गई है, ये देखो ऐसा था, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग अटैच्ड टू द लैंड। प्रॉपर्टी मतलब जो आपके पास लैंड है उसके ऊपर कोई बिल्डिंग अटैच होनी ज़रूरी है अगर आप उसे हाउस प्रॉपर्टी में लेके आना चाहते हो। लैंड अपर्टेनेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग, ये लैंड है इसके साथ आपकी बिल्डिंग कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेटिंग आउट ऑफ द वैकेंट लैंड टैक्सेबल अंडर हेड IFOS। अगर आप खाली लैंड को लेट आउट करते हो तो वो आपके IFOS में जाएगी।
अब खाली लैंड भी दो तरह से हो सकती है, एक तो आप खाली लैंड है या तो इसे आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लेट कर रहे हो तो वो तो एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए खाली लैंड को लेट आउट कर रहे हो तो वो आपकी किस में चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। जो रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी है मतलब जो आपने हाउस प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी है उसका ओनर होना चाहिए, है ना। मैंने बोल दिया ना कि ओनर होने चाहिए, लैंड के ओनर होना ज़रूरी नहीं है, बिल्डिंग के ओनर होना ज़रूरी है। ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन विच द बिल्डिंग स्टैंड इज़ नॉट नेसेसरी। ओनरशिप इन प्रीवियस ईयर इज़ रेलिवेंट एंड नॉट इन असेसमेंट ईयर। अब ओनरशिप पे उन्होंने एक और बात बोली कि ओनरशिप आपकी प्रीवियस ईयर में होना इंपॉर्टेंट है, जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो ना उस ईयर में आप उस लैंड के ओनर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है असेसमेंट ईयर में भी आप उसके ओनर होने चाहिए। इसके एग्जांपल देखो, ये ना राम है, इसका घर था, ठीक है, राम का हाउस था ये ना उसने शाम को रेंट पे दे दिया, शाम को दे दिया रेंट पे। कौन से ईयर में दिया, 21-22 में। ठीक है, 21-22 में राम के पास ही ओनरशिप थी। ठीक है, तो 21-22 में राम के पास ओनरशिप थी, इसने ये रेंट पे दिया शाम को और रेंट आया 10,000 रुपीज़। ठीक है, अभी तो वैल्यू कोई काम की नहीं है हमारे लिए, लेट्स से कि 10,000 रेंट आया। अब जैसे ही 21-22 ख़त्म हुआ ना, राम ने ये घर बेच दिया। ठीक है, किसी पर्सन को, लेट्स से ब्यूटी को बेच दिया राम ने ये घर ब्यूटी को बेच दिया। अब असेसमेंट ईयर में, अब मैंने आपको क्या बोला था, प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो और असेसमेंट ईयर में, अब इसका असेसमेंट ईयर क्या हुआ, 22-23 में आपका ये टैक्स लगेगा। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। तो प्रीवियस ईयर में तो राम के पास ओनरशिप थी पर 22-23 में राम के पास ओनरशिप नहीं थी, तो डिपार्टमेंट ना राम के पास गया टैक्स कलेक्ट करने के लिए। टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला कि राम तूने ना 21-22 में हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाई है, हमें टैक्स दो। राम ने क्या बोला, राम कहता है कि सर देखो मेरे पास 21-22 में लैंड की ओनरशिप थी, बट जिस ईयर में आप मेरे से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो यानी कि असेसमेंट ईयर में मेरे पास तो लैंड की ओनरशिप है ही नहीं, तो आप ब्यूटी से जाके रेंट कलेक्ट करो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि आपके पास जिस ईयर में आपने इनकम कमाई दैट इज़ प्रीवियस ईयर में ओनरशिप होना ज़रूरी है, असेसमेंट ईयर में ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है। चाहे असेसमेंट ईयर में ओनरशिप, किसी के भी पासों में फ़र्क नहीं पड़ता है, इनकम तो आपने कमाई ना प्रीवियस ईयर में जब इनकम कमा रहे हो। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर हेड IFOS। मैंने बोला था, जो एग्जांपल दी थी, राम ने शाम को दिया, फिर शाम ने आगे कस्टमर्स को दिया था रेंट पे, तो वो IFOS में जाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड नॉट नेसेसरी एंड दस इंक्लूड्स ऑल्सो अ बेनिफिशियल ओनर। अब मैंने आपको पहले भी किसी क्लास में बताया है, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, जैसे वो बबीता जी वाली सोसाइटी है ना आपकी, उसमें आते हैं बेनिफिशियल ओनर, जो आपकी गोकुलधाम सोसाइटी है। अब गोकुलधाम सोसाइटी में जो आपके फ्लैट्स हैं, वो जो फ्लैट्स होते हैं ना वो उनके नाम पे नहीं होते हैं। जैसे जेठालाल का फ्लैट लगा लो, तो वो फ्लैट, जो फ्लैट के पेपर्स होंगे ना उसके ऊपर जेठालाल का नाम नहीं होगा, वो गोकुलधाम सोसाइटी का ही नाम होता है। बट वो फ्लैट के क्या होते हैं, बेनिफिशियल ओनर, मतलब कि ओनरशिप फ्लैट की उन्हीं के पास है, इंजॉय कर रहे हैं वो फ्लैट के सारे राइट्स, बट फ्लैट उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जो सोसाइटीज़ होती हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनमें ऐसे ही होता है, फ्लैट आपके नाम पे रजिस्टर नहीं होता है, बट आप जो उसके होते हो बेनिफिशियल ओनर होते हो। तो कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्री आपके नाम पे होनी ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होनी ज़रूरी नहीं है, आप बेनिफिशियल ओनर हो तब भी चलेगा। ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप। अब ओनरशिप में ना डीम्ड ओनरशिप भी आती है। डीम्ड ओनरशिप के बारे में सेक्शन 27 में लिखा हुआ है, मे बी वो मैंने, हाँ सेक्शन 27 यहाँ पे है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे उसे, सेक्शन 27 को। अभी के लिए इसे छोड़ दो। हाउस प्रॉपर्टी विद डिस्प्यूटेड टाइटल ऑफ ओनरशिप, इट विल बी द डिसीजन ऑन सच प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपका टाइटल डिस्प्यूटेड चल रहा है, ये था राम, इसके पास ना घर था एक, ठीक है, इसकी हो गई डेथ, तो इसके 2 सन थे, श्याम एंड मोहन, 2 सन थे इसके। ठीक है, ये ना अचानक से ही मर गया, तो इस घर के ऊपर किसका हक है वो बता के नहीं जा पाया। अभी श्याम बोल रहा है ये मेरा घर है, मोहन बोल रहा है ये मेरा घर है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, लड़ाई चल रही है, किसी को नहीं पता कि ये घर
किसका है, तो डिस्प्यूटेड टाइटल है ना इस घर का, है ना, किसी के नाम पे नहीं, अभी ये घर तो डिस्प्यूटेड टाइटल है। तो कहते हैं जो घर जिस केस में आपका डिस्प्यूटेड टाइटल होगा घर का, उस केस में डिसीजन डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट जिससे टैक्स कलेक्ट करना चाहेगा वो उससे टैक्स कलेक्ट करेगा, जिसका ज़्यादा पॉइंट हैवी लगेगा कि हाँ इसके फेवर में घर लग रहा है, तो वो बात की बात है, वो डिपार्टमेंट की बात है, कोर्ट वगैरह की बात है। हमने क्या जानना है कि जो डिपार्टमेंट उस केस में डिसीजन लेगा हम वही मानेंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है एनालिसिस का, पर्पस। हाउस प्रॉपर्टी में बी यूज फॉर एनी पर्पस बाय द ओनर अदर देन फॉर हिज बिजनेस या प्रोफेशन। मैंने पहले ही बोला है कि हाउस प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, चाहे आप रहने के लिए करो, कुछ भी करने के लिए करो, बट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आप हाउस प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर उसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए करोगे तो वो पीजीपीपी में जाएगी आपकी इनकम, ठीक है। इफ़ हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द असेसी फॉर हिज ओन बिजनेस प्रोफेशन, एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर हैज़ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपके ओन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी एनुअल वैल्यू आपकी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, पीजीपीपी में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एनालिसिस खत्म होता है सेक्शन 22 का। तो हमने पूरा सेक्शन 22 कवर कर लिया। जो भी यहाँ पे लिखा था, एक पॉइंट ये था, हाउस प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दैट इज गोडाउन, रेजिडेंशियल हाउस, शॉप, सिनेमा बिल्डिंग, होटल बिल्डिंग एट्सेट्रा। मैंने पहले ही बोला हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप की हाउस प्रॉपर्टी आ सकती है, गोडाउन्स भी आ सकते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस भी आ सकते हैं, शॉप्स भी आती हैं, सिनेमा बिल्डिंग एट्सेट्रा सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। बस आपके बिजनेस के लिए नहीं, वो यूज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी ओनरशिप में, कहाँ गया आपका ओनरशिप, हाँ यहाँ पे पढ़ा था, हाँ ये रहा ओनरशिप पढ़ा था। और यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप। ओनर तो एक नॉर्मल ओनर तो होते हैं, ओनर में हमने क्या पढ़ लिया कि आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, लैंड की ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है। हमने एक तो ये पढ़ा। अब ओनरशिप 3 तरह की, अरे यार एक मिनट, अब ओनरशिप 3 तरह की होती है। कितनी तरह की ओनरशिप होती है, 3 तरह की। ओनरशिप 3 तरह की होती है। एक तो आपके आगे बेनिफिशियल ओनर, एक तो आपके आगे नॉर्मल ओनर, और तीसरे आपके आगे डीम्ड ओनर, ठीक है। ये 3 तरह की ओनरशिप आपको देखने को मिलेगी। बेनिफिशियल ओनर हमने समझ लिया गोकुलधाम सोसाइटी एग्जांपल से। नॉर्मल ओनर तो हमें पता है ये जो नॉर्मली ओनर्स होते हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं डीम्ड ओनर। अब डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ही बताया मैंने आपको स्कोप ऑफ इनकम में। डीम्ड वर्ड का मतलब है जिसे हमने माना है ओनर। तो कौन पर्सन ऐसे हैं जिन्हें हम ओनर मानते हैं, तो वो हमें सेक्शन 27 बताता है डीम्ड ओनरशिप के बारे में। क्या बोला है, सबसे पहला केस है ट्रांसफ़र टू स्पाउसेस में। कितने केस है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, हाँ ये 6 केसेस में हम मानेंगे आपको डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र टू स्पाउस। स्पाउस मतलब क्या होता है, आपका पार्टनर। हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो उसका हस्बैंड। इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, सच ट्रांसफरर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द ट्रांसफर्ड हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरे को सबसे पहले बताओ ट्रांसफरर कौन होता है, यहीं पे वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ। अब देखो 2 पर्सन होते हैं, एक ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। राम ने शाम को ट्रांसफ़र किया, राम ने शाम को ट्रांसफ़र किया है, तो राम आपका हो गया ट्रांसफरर और शाम आपका हो गया ट्रांसफ्री, ठीक है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना। अब यहाँ पे शाम की जगह देख लो आप, ब्यूटी लगा लो शाम की जगह पे, ठीक है। राम ने अपनी वाइफ को, ब्यूटी को ट्रांसफ़र की है हाउस प्रॉपर्टी, तो राम को ट्रांसफ़र माना जाएगा और ब्यूटी को ट्रांसफरी माना जाएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी ब्यूटी को ट्रांसफ़र हो गई है, राम ने ब्यूटी को दे दी ना हाउस प्रॉपर्टी, उसके नाम पे थी बट उसने ब्यूटी के नाम पे कर दी है, तो अभी ब्यूटी उस हाउस प्रॉपर्टी की ओनर हो गई। देखा जाए तो ब्यूटी है ना उस हाउस प्रॉपर्टी की ओनर, बट हम मानेंगे कौन है ओनर, राम को ओनर मानेंगे हम, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं ऐसा, देखो राम ने ना ये क्यों किया होगा भला, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे क्यों कर दी होगी। अब देखो अगर राम के नाम पे वो हाउस प्रॉपर्टी रहेगी तो हाउस प्रॉपर्टी पे आने वाला जो भी इनकम होगी, रेंट होगा, वो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। सोचो उसकी सैलरी को इनकम मिला के थी 2 लाख की,
ठीक है, और उसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही थी 50,000 की। अब ओनरशिप राम के नाम पे थी तो ये 50,000 उसकी टोटल इनकम में ऐड करना पड़ा। टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,50,000 की टोटल इनकम हो गई। तो टैक्स पड़ जाएगा। हाँ, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम रिबेट मिलेगा, टैक्स नहीं पड़ेगा। तो रुको, इसकी दूसरी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 5 लाख उसकी सैलरी से इनकम है, और सोचो 1 लाख उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। तो 1 लाख ओनरशिप उसके नाम पे, तो 1 लाख यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसकी 6 लाख इनकम हो जाएगी और उसे टैक्स लग जाएगा। अगर यही प्रॉपर्टी उसके नाम पे ना होती तो ये 1 लाख ना आती, तो 5 लाख के ऊपर उसे टैक्स ना पड़ता, रिबेट पड़ के सब कैंसिल हो जाता। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने हाउस प्रॉपर्टी ना अपनी वाइफ के नाम पे कर दी। वाइफ की कोई और इनकम तो है नहीं है, तो वाइफ की इनकम टोटल कितनी है? 1 लाख है। तो 1 लाख भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में आ जाती है। वाइफ को टैक्स पड़ेगा नहीं, तो इसको भी टैक्स अब नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी इनकम भी 5 लाख तक है। तो इस तरह से टैक्स देने से बच गए हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, तो हम ट्रांसफरर को ही उसका डीम्ड ओनर मानेंगे। भले तू ओनर नहीं है, बट हम मानेंगे कि तू ही ओनर है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशन, ये बात ज़रूर याद रखना, इन एडुकेट कंसिडरेशन। इन एडुकेट कंसिडरेशन मतलब कि बिना मतलब सही कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कुछ बदले में देना, है ना। लॉ में भी आप पढ़ के आए थे, कुछ बदले में देना, जैसे कि हम कोई सामान लेते हैं उसके बदले पैसे देते हैं ना। तो इन एडुकेट मतलब सही कंसिडरेशन ना होना। लोगों ने इसमें, मैं आपको ना पूरा एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो क्या किया, राम ने पहले ये दिमाग लगाया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो उसको ट्रांसफ़र को ही हम ओनर मानेंगे। तो लोगों ने आवाज़ उठाई, हड़तालें कर दी। वैसे असल में नहीं हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कहते हैं कि अब मैं तो सच में अपने स्पाउस के नाम पे कुछ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं टैक्स नहीं बचाना चाहता हूँ। मैं तो हमारे ना आपस में लेन देन हो रहा है अपना हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सारी ट्रांसफ़र्स को थोड़ी मान रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांसफ़र्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी इनएडुकेट कंसिडरेशन है। मतलब कि पहले तो होता था कि बिना पैसे दिए ना अकेला कंसिडरेशन लिखा था, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अगर सोचो यहाँ पे लिखते विदाउट कंसिडरेशन। ये देखो राम है, राम ने ब्यूटी को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी अपनी। ठीक है, तो इसने बोला, राम ने बोला कि अगर मैं तेरे से पैसे नहीं ना लूँगा ब्यूटी, तो तो गवर्नमेंट को लगेगा कि हम ना टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वो मेरे को डीम्ड ओनर मान लेंगे। तू पता है क्या कर, तू ये हाउस प्रॉपर्टी है तो 2 लाख की, तू मुझे 10,000 रुपये दे दे, वैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, मैं रसीद वगैरह काट के ऐसे शो कर दूंगा कि हाँ मैंने हाउस प्रॉपर्टी सच में तेरे को ट्रांसफ़र किया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या बेवकूफ़ हैं, 2 लाख की प्रॉपर्टी तो 10,000 में दे रहा है, तो हमें दिख नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट बोला अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है, मतलब कंसिडरेशन सही नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन सही नहीं है ना, 2 लाख की चीज़ 10,000 में दे रहे हो, तो इस केस में राम को हम डीम्ड ओनर मानेंगे। राम को ना ट्रांसफरर को हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर मानेंगे। ठीक है, इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देता है फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, उस ट्रांसफ़र में हम ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर मानेंगे। अब समटाइम्स ना पेपर में आपको घुमाने के लिए ना क्वेश्चन ऐसा देगा कि फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब 2 लाख की प्रॉपर्टी सच में 2 लाख में ही दी गई है, तो उस केस में आप बताओ कि क्या ये ट्रांसफ़रर को डीम्ड ओनर माना जाएगा? तो आपको ख्याल रखना है कि ट्रांसफ़रर को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। बच्चे क्या देखेंगे कि स्पाउस ने स्पाउस को ट्रांसफ़र किया है तो डीम्ड ओनर मान लो ट्रांसफ़रर को, ऐसा थोड़ी है। साथ में कंसिडरेशन भी तो देखो ना, इनएडुकेट कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। तो ये स्पाउस के केस में आपको डीम्ड ओनर मानने के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी चाहिए इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए, तभी हम उसे ट्रांसफरर को ही डीम्ड ओनर मानेंगे। अब इस केस में ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर टू अ स्पाउस इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब कि अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, तो जब उनमें सेटलमेंट होती है तो हस्बैंड उसे शांति से अलग रहने के लिए ना हाउस प्रॉपर्टी दे रहा है, तो उसमें कोई कंसिडरेशन थोड़ी लगेगी। इनएडुकेट क्या ज़ीरो कंसिडरेशन होगी उस केस में, तो उस केस में भी क्या ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर माना जाएगा? नहीं।
अलग रहना मतलब शांति से रहना, तो शांति से रहना ना एक बहुत बड़ी कंसिड्रेशन होती है, मनी के टर्म्स में नहीं दिख रहा है, बट देखो हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं, अब हस्बैंड को सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो वो कितनी बड़ी कंसिड्रेशन है। ठीक है, जस्ट फॉर अ फन पर्पस एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर आप अलग रहने के लिए एग्रीमेंट के केस में इन एडुकेट कंसिड्रेशन के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसमें आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। मतलब ये रूल 27 की ये एक्सेप्शन है। देखो एग्जाम्पल से भी एक बार बता देती हूँ जिन्हें नहीं समझ आया। राम और ब्यूटी हैं, इनका हो रहा है डाइवोर्स, तो राम ने बोला ब्यूटी को कि ये देखिए मेरा घर है, ये मैं तेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अब तू शांति खुशी से रह, मुझे भी शांति खुशी से रहने दे, मैं नई शादी करूँगा, उसके साथ रहूँगा, तू मेरे को अभी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कोई कंसिड्रेशन दी ब्यूटी ने राम को? नहीं दी। तो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग आप राम को ही डीम्ड ओनर मानोगे, है ना, क्योंकि कंसिड्रेशन नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की। बट सेक्शन 27 की ये एक्सेप्शन है कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है फॉर लिव अपार्ट, अपने स्पाउस से दूर रहने के लिए, तो उस केस में आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे, आपके ऊपर सेक्शन 27 लगेगा ही नहीं। जब आपके ऊपर सेक्शन 27 नहीं लगेगा तो आप ओनर नहीं, डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे, तो ओनर कौन रहेगा? ब्यूटी उसकी ओनर रहेगी। ठीक है, समझ आया? Where an individual gives cash to his or her spouse or minor child and such transferee acquires house property from such cash, transfer shall not be treated as deemed owner. It will attract clubbing provision. एक और provision यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। यहाँ पे देखो राम ने तो क्या तिगड़म ही बिठा ली ना, मतलब दिमाग है उसे टैक्स चुराना ही चुराना है। तो राम ना, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। राम है, इसने अभी सब कुछ करके देख लिया ना राम ने। सबसे पहले उसने अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र की, तो गवर्नमेंट नई प्रोविज़न ले आई कि स्पाउस को ट्रांसफ़र करोगे फिर भी हम आपको ही ओनर मानेंगे। फिर उसने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न बनाई कि बिना पैसों के कर रहे हो इसलिए हम उसे ट्रांसफ़र मान रहे हैं। तो उसने क्या किया कि थोड़े पैसे ले लिए, 10,000 दे दिया 2 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में उसकी वाइफ ने। तो गवर्नमेंट ने उसे भी बोल दिया कि अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है उस केस में भी हम आपके ट्रांसफ़र को डीम्ड ओनर मानेंगे। तो राम ने ना एक और दिमाग लगाया। राम ने क्या किया, ये राम है ना, राम ने अपनी वाइफ ब्यूटी को दिए 2 लाख। 2 लाख क्या उस प्रॉपर्टी है, इसने ब्यूटी को दे दिए 2 लाख, ट्रांसफ़र कर दिए। अब ब्यूटी ने राम को दिए 2 लाख और ले ली हाउस प्रॉपर्टी। अब तो ब्यूटी ने इनएडुकेट कंसिडरेशन नहीं ना की, है ना, अब तो कोई इनएडुकेट कंसिडरेशन नहीं है। 2 लाख की प्रॉपर्टी के बदले 2 लाख ही पे कर रही है ब्यूटी, तो इनएडुकेट कंसिडरेशन तो नहीं है, तो सेक्शन 27 तो नहीं लग सकता। ठीक है, हम मान गए कि इसके ऊपर सेक्शन 27 नहीं लग सकता, बट इसके ऊपर ना क्लबिंग की प्रोविज़न लग जाएगी। माना कि इसके ऊपर सेक्शन 27 नहीं लग सकता क्योंकि सेक्शन 27 ने चीख के बोल दिया कि इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र हुआ है तभी, बट यहाँ पे तो कंसिडरेशन एडुकेट है। बट गवर्नमेंट को दिख तो रहा है ना, राम ने खुद ब्यूटी को पैसे दिए हैं, तो ये तो पूरा झोल चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने नई प्रोविज़न बना दी क्लबिंग। तो ये आप प्रोविज़न पढ़ोगे क्लबिंग चैप्टर में, वहाँ पे इसको आपको अच्छे से पढ़ाओगे। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी इनकम ना आपके जो है आपका हस्बैंड है उसके हाथ में क्लब हो जाती है, तो ये क्लबिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इतना है कि उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन तो नहीं लगेगा। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे ना तो भावनाओं में बह के ऐसे मत बोल देना कि हाँ इसके ऊपर सेक्शन 27 लगेगा। सेक्शन 27 नहीं लगेगा, क्लबिंग वाली प्रोविज़न लगेंगी। जब हम क्लबिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको डीम्ड ओनरशिप का फर्स्ट केस समझ आ गया। स्पाउस वाला केस है, नॉर्मल है। अगर स्पाउस ट्रांसफ़र करता है इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफरर को हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर मानेंगे। इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप अलग रहने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो भले इनएडुकेट कंसिडरेशन है फिर भी आपको तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 27 नहीं लगेगा। और एक और एक्सेप्शन थी कि अगर जो राम है हमारे पास, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने पैसे दिए ट्रांसफरी को, ट्रांसफरर राम है, ट्रांसफरी ब्यूटी है ना। अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को पैसे दिए और ट्रांसफरी ने उस पैसे के बदले में हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफरर से परचेज कर ली, तो उस केस में भी क्योंकि एडुकेट कंसिडरेशन है, इनएडुकेट कंसिडरेशन तो नहीं है, तो सेक्शन 27 तो नहीं लगेगा, बट उसके ऊपर क्लबिंग के सेक्शन लग जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डीम्ड ओनर में पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र टू माइनर चाइल्ड। इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र एनी हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड
for inadequate consideration transfer is deemed to be the owner of the transfer house property। जैसे वहाँ पे आपने स्पाउस पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे आपको माइनर चाइल्ड दे रखा है, ठीक है। जैसे वहाँ पे स्पाउस था, स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को ट्रांसफ़र की थी, यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र करता है हाउस प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफ़र को ही डीम्ड ओनर हम मानेंगे, ठीक है। सेम ही है, बस स्पाउस की जगह पे माइनर चाइल्ड कर दिया है। इसकी भी एक एक्सेप्शन है, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। देखो, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है माइनर मैरिड डॉटर को, उस केस में आपको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। राम था, इसकी ना एक बेटी थी सीता, राम की बेटी थी सीता, ठीक है, माइनर थी, अभी 17 साल की थी। इसने ना उसकी शादी कर दी, ठीक है, शादी करके अपने घर गई। तो शादी में ना राम ने इसे गिफ्ट दे दी अपना घर, सोचो एक घर ही गिफ्ट में दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी। तो राम ने अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, या इनएडुकेट कंसिडरेशन कह लो, है ना। तो क्या अब जो हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स है वो राम देगा? राम कहेगा नहीं, अब तो मैंने उसे अपने घर भेज दिया, अब इसका हस्बैंड दे टैक्स, मैं क्यों टैक्स दूं। तो इसीलिए माइनर मैरिड डॉटर के ऊपर सेक्शन 27 नहीं लगेगा। इस केस में राम को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, सीता को ही ओनर माना जाएगा, ठीक है। डन है। नेक्स्ट वाला भी, अब यहाँ पे ख्याल रखना है, यहाँ पे माइनर चाइल्ड लिखा है, अगर मेजर चाइल्ड क्वेश्चन में देगा ना तो उस केस में सेक्शन 27 नहीं लगेगा, ट्रांसफ़र टू माइनर चाइल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिएबल स्टेट, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिएबल स्टेट इज अ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट लीगली डिविजिबल shall be deemed to be the owner of all properties in the state। इम्पार्टिएबल स्टेट पता है क्या होती है? जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने से ना कुछ खानदानी जगह चलती आ रही है, उसका बंटवारा किया ही नहीं गया। सोचो एक राजा था, उसकी ये जगह थी, तो इसका उस टाइम पे बंटवारा नहीं हुआ, सारे राजे रुजे मर गए, उनके जो सोचो नहीं राजा मर गया, उसके जो आगे बेटे थे 3-4, उनमें भी बड़ी प्यार था, तो उन्होंने भी आगे बंटवारा नहीं किया, ऐसे ही चलती जा रही थी। तो फिर आगे प्रॉपर्टी आगे चलती जा रही है, उसकी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अब सोचो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके चार बेटे हैं, इन चारों बेटों में से किसी में बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, 4 बेटे हैं, चारों में किसी में भी बंटवारा नहीं हुआ है, इसे हम कहते हैं इम्पार्टिएबल स्टेट, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, इम्पार्ट नहीं ना की गई है, तो इसे हम कहते हैं इम्पार्टिएबल स्टेट। पार्ट नहीं किए गए हैं इसके, बंटवारा मतलब पार्ट कर देना, इसके पार्ट नहीं किए गए, इसलिए इसे कहा है इम्पार्टिएबल स्टेट। अब सोचो कि इन चारों सन्स में से ना सिर्फ एक ही सन है जो यहाँ पे रहता है, बाकी ये सारे सोचो बाहर जा चुके हैं, कैनेडा, आउट ऑफ इंडिया, इधर उधर अपने सारे सेटल्ड हैं, सिर्फ एक ही सन इस प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है। तो कहते हैं कि भले इस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, बट जो पर्सन इसके ऊपर रह रहा है ना, उसे इंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, उसे पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर AOPs to whom a building or part thereof is allocated or leased under a house building scheme of a society, company, association shall be deemed to be the owner of that building or part thereof allotted to him, although cooperative society, company, association is the legal owner of that building। वही जो मैंने आपको गोकुलधाम सोसाइटी की एग्जांपल दी थी ना, कि अब गोकुलधाम सोसाइटी में जो सारे फ्लैट्स हैं ना, उस फ्लैट्स का ओनर कौन होता है? वो गोकुलधाम सोसाइटी ओनर है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें सारे फ्लैट्स हैं, तो सोसाइटी का ओनर है वो सोसाइटी खुद, वो सारे फ्लैट्स उस सोसाइटी के नाम पे ही रजिस्टर्ड हैं। पर वहाँ पे जो बबीता का घर है, तारक का घर है, जेठालाल का घर है, वो सारे घर में वो जो रह रहे हैं ना, वो उनके बेनिफिशियल ओनर्स हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भले आप उसके रियल ओनर्स नहीं हो, बट हम आपको मानेंगे कि आप उसके ओनर्स हो और आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है डीम्ड ओनर के केस में, पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, पर्सन हु इज अलाउड टू टेक पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। दिस वुड कवर वेयर पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द बायर, सेल कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर। अच्छा देखो, इसमें क्या बोला हुआ है कि समटाइम्स क्या होता है, पर्सन हु इज़
अलो टू टेक पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये ना राम है, इसके पास ना एक हाउस प्रॉपर्टी थी। शाम आया उससे वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। शाम ने बोला मुझे ये हाउस प्रॉपर्टी दे दे। राम ने बोला ठीक है 10 लाख की प्रॉपर्टी लगेगी। तो शाम ने 10 लाख रुपए इसे पे कर दिए। बट जो अभी उसकी रजिस्ट्रेशन वर्क है ना, सारा पेपर वर्क है, वो नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी लीगली अभी तक शाम के नाम पे नहीं हुई है। ये पेपर्स पे नाम अभी तक शाम का नहीं लिखा गया है। बट राम ने इस घर में रहना शुरू कर दिया है। लेट्स से कि इस पेपर वर्क को लग गए हैं 2-3 साल लग गए हैं, शाम इस घर में रह रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 21-22 में शाम ने अपने हाथों में ले ली थी। सेल कंसिडरेशन इसने पे कर दी हुई है और इसने 21-22 में प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर दिया है। तो 21-22 में जो भी रेंट, जो भी इनकम हुई है ना, शाम को जो भी इनकम हुई है ना, वो शाम के हाथ में ही टैक्सेबल रहेगी। देखो पूरी एग्जांपल बताती हूँ। राम है, इसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी शाम को, अभी ट्रांसफ़र नहीं की, शाम ने 10 लाख पे कर दिए हैं, बट अभी तक पेपर्स में शाम का नाम नहीं आया है। शाम ने आगे ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी लोगों को। सोचो पूरी बिल्डिंग थी तो फ्लैट लोगों को रेंट पे दे दिए शाम ने। तो 21-22 में शाम ने उससे इनकम कमा ली है ना, 21-22 में, बट प्रॉपर्टी लीगली तो उसके नाम पे नहीं है। तो इस केस में शाम को हम डीम्ड ओनर मानेंगे। शाम ओनर नहीं है ना, बट इसे हम डीम्ड ओनर मानेंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स भले उसके नाम पे नहीं हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें तो चलो सेल कंसिडरेशन पे कर दी थी ना, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, शाम ने जस्ट 5 लाख रुपीज़ पे किए हैं और पेपर में ऑफ कोर्स उसका नाम नहीं लिखा गया। राम ने कहा कि जब तू पूरा 10 लाख दे देगा तब पेपर्स में मैं तेरा नाम लिख दूंगा, अभी तो इस घर को यूज़ कर अपने लिए। तो शाम ने आगे रेंट पे दे दिया। तो रेंट से जो भी इसका रेंट आ रहा है शाम को, क्या ये शाम के हाथ में टैक्सेबल होगा? क्या शाम को डीम्ड ओनर माना जाएगा प्रॉपर्टी का? जी हाँ, माना जाएगा। भले उसने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, फिर भी उसे माना जाएगा क्योंकि वो उसे इंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को। तो इस एग्जांपल से आप क्या समझ रहे हो कि पैसे देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे पैसे दो, चाहे आप हाफ पैसे दो, चाहे आप पूरे पैसे दो, चाहे आप प्रॉमिस कर दो पे करने का। एग्रीमेंट हो गया ना बस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ना आप में, और ये पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है ना, तो आपको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। यही वहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द बायर। सबसे पहली कंडीशन है कि बायर के पास पोजेशन आ चुकी होनी चाहिए। अगर शाम के पास पोजेशन है ना, पोजेशन मतलब कि शाम के हाथ में वो प्रॉपर्टी नहीं आई, मतलब कि वो प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पा रहा है। अगर सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता, शाम ने 10 लाख रुपए दे दिए हैं राम को, बट शाम उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहा है ना, तो उस केस में वो शाम हम डीम्ड ओनर नहीं मानते। शाम को डीम्ड ओनर उस तभी माना जाएगा अगर शाम के पास उसकी पोजेशन आ गई है, ठीक है। सेल कंसिडरेशन हैज़ बिन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड बाय टू द सेलर बाय द बायर। वही जो मैंने केस आपको बताया, चाहे तो सेल कंसिडरेशन आपने पे कर दिया, या तो आपने प्रॉमिस किया है पे करने का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है आपका। सेल डीड हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ द बायर। पर जो सेल डीड है ना, मतलब ये जो पेपर्स है, इसके ऊपर बायर का नाम नहीं लिखा गया है। ये 3 कंडीशंस होंगी तो आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा प्रॉपर्टी का। क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो हमारे पास शाम है, मतलब कि जो हमारा बायर है, उसके पास पोजेशन आ चुकी होनी चाहिए, मतलब उसके हाथ में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी को यूज़ करता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो पोजेशन आ चुकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि या तो सेल, जो आपकी सेल कंसिडरेशन है, पैसे हैं, या तो वो पे हो चुके होने चाहिए, या फिर आपने प्रॉमिस कर दिया है पे करने का। और थर्ड बात, जो आपकी सेल डीड है ना, उसके ऊपर आपका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। हमारा जो शाम है उसका नाम अभी तक उस सेल डीड के ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा उस हाउस प्रॉपर्टी का। अब ये देखो लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लीज ऑफ 12 ईयर्स और मोर। अब क्या होता है कि अगर आपने 12 ईयर्स से ज़्यादा ईयर्स के लिए लीज एग्रीमेंट बना लिया है ना, तो उस केस में जो पर्सन है, जो रेंट पे टेनेंट है, वो उसका डीम्ड ओनर माना जाता है। और इसी केस में ना लोग प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। जैसे कि देखो, इसमें मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। राम ने शाम को
लीज पे प्रॉपर्टी दी, और इन्होंने पता लीज एग्रीमेंट कैसे बनाया, डायरेक्टली 12 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट बना लिया। तो जैसे ही 20 ईयर्स का इन्होंने लीज एग्रीमेंट बना लिया, जैसे ही 12 ईयर्स कंप्लीट होंगे ना, 12 ईयर्स कंप्लीट होते ही जो शाम है ना, इनकम टैक्स के केस में इसे डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब दूसरा केस देखो मैम, हम ऐसे कर लेते हैं, फिर राम ने ना श्याम के साथ लीज एग्रीमेंट बनाया 11 ईयर्स का, देन फिर 11 ईयर्स का बना लिया, तो अब तो 12 ईयर्स के लिए कम है, नहीं बेटा ईयर्स के लिए बन रहा है ना। पहले आपने 11 ईयर्स का बनाया, फिर आपने अगेन 11 ईयर्स का बना लिया ना, तो जैसे ही आपके 12 ईयर्स कंप्लीट होंगे ना, उस केस में आप इसके डीम्ड ओनर बन जाओगे, जो टेनेंट होगा। अभी आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा ना, अभी देखना इस वाली एग्जांपल से तो पक्का ही क्लियर हो जाएगा। अब राम ने श्याम के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, 11 मंथ्स करके, ऐसे 11 मंथ्स करते अगर आप 50 ईयर्स का भी बना लोगे ना, तो भी श्याम उसका डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। मतलब कि आपको ईयरली अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ना, ईयरली बनाते जा रहे हो, तो उस केस में जैसे 12 ईयर कंप्लीट होते हैं ना, तो श्याम उसका डीम्ड ओनर हो सकता है। इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आपने 11 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, लीज एग्रीमेंट बना लिया, उसके बाद आपने मंथ का बनाया, 11 मंथ का 11 मंथ का 11 मंथ का बनाना शुरू कर दिया, तो 12 ईयर्स तो एक बार भी कंप्लीट नहीं हुए। ईयर आपके कैसे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब मैं कह सकूँ कि 12 साल कंप्लीट हो गए हैं। सोचो जैसे पहले मैंने ना 11 ईयर्स का बना लिया, फिर उसके बाद ना मैंने 11 मंथ्स का बनाया, फिर मैंने 11 मंथ्स का बनाया, फिर मैंने ना 1 मिनट देखो 11 ईयर का बनाया, फिर मैंने 11 मंथ्स का बनाया, फिर मैंने 11 मंथ्स का बनाया, और फिर मैंने बना लिया 1 ईयर का। अब देखो 11 ईयर के बाद 1 ईयर आ गया, 12 ईयर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए ना, तो 12 ईयर जैसे ही हुए ना, आप वो जो टेनेंट है उसका डीम्ड ओनर हो जाएगा। मतलब कहने के लिए मेरे पास 12 ईयर होने चाहिए। अब मैं कह सकती हूँ ना 11 + 1 ईयर 12 ईयर, बट मंथ्स के केस में मैं नहीं थी कह सकती, क्योंकि ये तो था 11 मंथ्स का। मैं क्या कहती, 11 ईयर + 11 मंथ + 11 मंथ, ये ईयर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मंथली बने हैं। तो ईयर मतलब आपके किसी भी केस में ना 12 ईयर कंप्लीट नहीं होने चाहिए। जैसे ही 12 ईयर हो गए ना, ईयर का कॉन्ट्रैक्ट 12 बार का बन गया, 12 ईयर का बन गया, तो आप उसके डीम्ड ओनर हो जाएंगे। तो इसीलिए इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। 11 मंथ्स करके जितने भी ईयर्स का बना लो, 11 मंथ 11 करके बना लो, आप कभी भी उसके डीम्ड ओनर नहीं हो पाओगे। वही यहाँ पे लिखा है, पर्सन हु एक्वायर्स एनी बिल्डिंग बाय वे ऑफ लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और मोर। ठीक है, इसमें अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने ना 11 ईयर्स का बनाया, उसके बाद हमने 2 बार 11 मंथ का करके ना फिर 1 ईयर का बना लिया, तो 12 ईयर तो कंप्लीट ही नहीं हो पाए। 11 ईयर के बाद 11 मंथ आए हैं, तो फिर यहाँ से फिर से 1 ईयर स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, ईयर तो आपके 12 हो गए, 11 + 1 12 ईयर हो गए ना, यहाँ पे आप उसके डीम्ड ओनर बन जाओगे, जो टेनेंट होगा। ठीक है, इसीलिए एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि आप मंथली बेसिस पे बना लो। मंथली बेसिस पे आप चाहे जितना मर्जी बनाते जाओ, कभी भी आप डीम्ड ओनर उसके नहीं माने जाओगे। क्लियर है डीम्ड ओनर वाला पॉइंट? डीम्ड ओनर के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हमने सारे पढ़ लिए हैं। क्या पॉइंट्स थे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर एक स्पाउस इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, तो ट्रांसफरर को ही हम उसका क्या मान लेते हैं, डीम्ड ओनर मान लेते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन पड़ी थी कि अगर आप अलग रहने के लिए मतलब लिव अपार्ट का एग्रीमेंट करके आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट एक सिचुएशन पड़ी थी इसमें कि अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी को पैसे देता है और उस पैसे से ट्रांसफ़र से हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो ऑफकोर्स एडुकेट कंसिडरेशन है, तो इसलिए सेक्शन 27 तो नहीं लग पाएगा, पर क्लबिंग वाला सेक्शन लगेगा। नेक्स्ट हमने डीम्ड ओनर में पढ़ा था, माइनर चाइल्ड वाला, स्पाउस की जगह पे माइनर चाइल्ड कर दो, बाकी बातें वही सेम है। और माइनर चाइल्ड में एक एक्सेप्शन थी, माइनर मैरिड डॉटर के लिए। देन हमने पढ़ा था होल्डर ऑफ इम्पार्टिएबल स्टेट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन इन पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, जो कि पार्ट परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए। एंड द लास्ट वन इज़ 12 ईयर और मोर की लीज के केस में आप उसके क्या बन जाओगे, डीम्ड ओनर बन जाओगे। तो हमने पूरा डेफिनेशन जब पढ़ी थी ना, उसमें हमने देखा था कि आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, लैंड की ओनरशिप होना ज़रूरी है। कहाँ पे गई लाइन, हाँ ये देखो, ओनरशिप होना ज़रूरी है, लैंड की ओनरशिप होना नहीं ज़रूरी, बिल्डिंग की ओनरशिप होना ज़रूरी है। अब ओनरशिप 3 तरह की हमने पढ़ ली, एक तो नॉर्मल ओनर्स, देन बेनिफिशियल ओनर, देन डीम्ड ओनर, मतलब जिन्हें हमने माना है कि आप ओनर हो इस चैप्टर के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेक्शन 22 एंड सेक्शन 27 ख़त्म होता है।
अब ये है हमारे पास एक टेबल जिससे हम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, हाउस प्रॉपर्टी में जो आपका रेंट आपको रिसीव हुआ होता है ना, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है, उसकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है उसके लिए एक टेबल है। आपको ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें आपको 2 ही चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें आपको टेबल मिलेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर तो ये हाउस प्रॉपर्टी वाला जिसमें आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले ग्रोस एनुअल वैल्यू लेते हैं, उसमें से लेस करते हैं म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, फिर नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है, फिर उसमें से डिडक्शन लेस करते हैं 27 की डिडक्शन, एक 24 की डिडक्शन लेस करते हैं, एक है 24A की एंड दूसरी है 24B की, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और फिर उस इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, अब मैं ये आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होती है, ये म्यूनसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शन, ये 24 सेक्शन की डिडक्शंस क्या हैं, ये सब कुछ हम अच्छे से पढ़ेंगे, अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। आपको ना यहाँ तक पढ़ के आना है, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके आना है। ठीक है, कॉम्प्यूटेशन आपको ये टेबल ना एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि सबसे पहले ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी, उसमें म्यूनसिपल टैक्स लेस होंगे तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें से डिडक्शन लेस होंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें होती क्या है ये आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।